गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने चैप्टर 1 सेवन स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के चैप्टर 1 में देखा कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। उसके अंदर हमने पहले क्या देखा, हमने दो मैप देखे, मैप 1 मैप 2। मैप 1 किसने बनाया था? अरब के जियोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया। सेकेंड मैप किसने बनाया? फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने बनाया 1970s के अंदर। और अरब के जो जियोग्राफर जो अल इदरीसी ने कब बनाया था? 1154 CE में बनाया था। कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा, उसके बारे में हमने देखा। आगे आगे क्या देखा हमने कि मैप 2 देखा, ये इंडिया का मैप 2 देखा। उसके बारे में हमने देखा कि कब कैसे मैप 2 बना, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया, और कैसे वो मैप और अभी का मैप ऑलमोस्ट सिमिलर है। पर जो मैप 1 था वो बहुत डिफरेंट था मैप 2 से, और वो आज के जो मैप है, प्रेजेंट का जो मैप है, उससे बहुत ही डिफरेंट था। यहाँ हमें श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ हमें इंडिया का साउथ पार्ट दिख रहा है। आया समझ में? फिर हमने क्या देखा? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। क्या देखा? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अलग अलग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम कैसे मिला? मिनाज सिराज ने 13th सेंचुरी के अंदर ये जो नाम है हिंदुस्तान, वो कैसे दिया? क्रॉनिकर्स किसे कहा जाता था? कि पर्सन हु राइट्स अकाउंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। उसके बारे में देखा। दिल्ली सल्तनत के अंडर जो एरिया आता था उसे हम इंडिया कहते, हिंदुस्तान कहा जाता था, वो हमने देखा। आया अमीर खुसरो के बारे में देखा कि उसने 14th सेंचुरी में वर्ड दिया था हिंद। आया समझ में? इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया कैसे हमें मिला। आया समझ में? फिर देखा क्या कि हिस्टोरियंस जो आज अभी के जो मीनिंग है और पहले का जो मीनिंग था वर्ड का, वो बहुत डिफरेंट था। हिस्ट्री के अंदर जो मीनिंग फॉरेनर, जैसे कि यहाँ जो वर्ड दिया गया है फॉरेनर, अभी के लोग हम फॉरेनर किसे यूज़ किया था कि जो दूसरी कंट्री से है, जो विदेश से आए हो, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। पर पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग अगर दूसरे बाजू के गांव से भी आते थे, बाजू के गांव से या बाजू के शहर से अगर कोई आता था, तो उसे पहले अजनबी कहा करते थे। और क्या कहते थे? परदेसी है। ये तो क्या है? परदेसी है, अजनबी है। पर्शियन में अजनबी कहते थे और हिंदी में परदेसी कहते थे। पहले के लोग फॉरेनर को क्या समझते थे? अजनबी समझते थे, परदेसी समझते थे। अगर कोई दूसरे गांव से, कोई दूसरे शहर से या कोई दूसरे गांव से अगर कोई इंसान आता था, तो उसे क्या कहते थे? अजनबी कहते थे, भले वो इंडिया का ही क्यों ना हो। आया समझ में? और अभी हम अजनबी और परदेसी वर्ड और फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो अगले दूसरे देश से आया हो, जो इंडिया से ना हो। फिर हमने देखा कि हिस्टोरियन के सोर्सेज क्या होने लगे। हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चलने लगा, हिस्टोरियन के सोर्सेज क्या होने लगे, वो हमने देखा। हमने क्या देखा कि जैसे कि रूलर्स लोग, जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने अपनी धार्मिक किताबें हैं, अपनी जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, अपने युद्ध के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, उन्होंने कब अपना युद्ध लड़ा, कब कौन सा युद्ध जीता, उसके बारे में क्या सब कुछ लिखा है। सब कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, सब कुछ पेजेस के अंदर लिखा था। इसलिए हमें उसके लिए हमारे आर्काइव्स के अंदर रखा गया था वो सब चीज़ें। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर। उसे क्या कहते हैं? आर्काइव्स। तो ये सब चीज़ें आर्काइव्स के अंदर, मोनार्ची के अंदर सब कुछ सेव थी। इसलिए हमें वो बुक्स के बारे में, वो किताब के बारे में, ऐसी धार्मिक किताबें, ऐसे कुछ किताबें थे जिसके बारे में हमें पता था। उस टाइम पे तो प्रिंटिंग प्रेस के स्क्रिबल्स थे नहीं, तो कैसे हम वो चीज़ों को रखते थे, प्रिजर्व करते थे, उसके बारे में दिया गया है। यह एक पिक्चर दिया गया है कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहले के लोग कैसे लिखा करते थे, अपने हाथों से लिखा करते थे, और कैसे ये सब हुआ करता था। आए समझ में? फिर हमने आगे क्या देखा कि यहाँ 2 वॉल्यूम, किताब के 2 वॉल्यूम दिए गए हैं कि पहले जो हिस्ट्री के अंदर जो हिस्टोरियंस है, वो पहले का है, ये पहले का अर्ली, पहले के लोग ने जो लिखा हुआ है, ये एक पर्शियन लैंग्वेज में, अरबिक के अंदर कुछ दिया गया है, उसका मीनिंग सामने दिया गया है कुछ, जो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट हम भी कभी पता नहीं चलता था। अगर किसी ने कुछ लिखा हो, जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड ने हमसे बुक ली हो, हमने किसी फ्रेंड से हमारी बुक ली हो, और उसकी हैंडराइटिंग हमें कभी थोड़ी समझ में नहीं आती थी। अगर वो सामने रहता था तो हम उसे पूछ लेते थे कि ये क्या लिखा है। पर अगर वो सामने नहीं है, वो अगर नहीं था, तो हम क्या करते थे कि उसको समझ बूझ के क्या था, वो वर्ड को जैसा था वैसा ही लिख देते थे कि होगा कुछ, ऐसे समझ के अजम्पशन मार के लिख देते थे। तो उसके बारे में ही हमने
देखा। अब क्या देखेंगे हम कि न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप, क्या देखेंगे, हमारा टॉपिक कौन सा अभी चलेगा, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप जो पहले के अंदर था तो उसके बारे में देखेंगे। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन द 700 एंड 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू द हिस्टोरियंस। जो आज की जो स्टडी है, ये हमने देखा कि ये बुक के अंदर हम 1000 साल, जो 1000 years का जो डिफरेंस है 700 to 1750, जो ह्यूज चैलेंज था एक हिस्टोरियन के लिए, वो उसके बारे में इतना पता लगाना, इतनी लार्ज वैरायटी में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था 1000 साल में, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ होगा, क्या क्या विकसित हुआ होगा, क्या क्या चीज़ें अलग अलग आई होगी, उसके बारे में देखना, मतलब वो बहुत बड़ी बात होगी। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप कैसे बने उसके बारे में देखेंगे हम। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 to 750 इज़ अ ह्यूज challenge to the historian, largely because the scale and the variety of the development that occurs over the time. At different moment in this period, new technology made their appearance. क्या हुआ कि 700 और 750, 700 और 1750 साल, मतलब टोटल 1000 साल के अंदर हिस्टोरियंस ने एक चैलेंज लिया। चैलेंज था उनके लिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी विकास हुआ 1000 साल के अंदर, क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या बदलाव आए हिस्ट्री के अंदर, उसको देखना, उसको समझना, उसको जानना, परखना और उसके बारे में। तो ये टाइम पे जो 700 और 1750 के बीच में, जो 1000 साल के बीच में क्या क्या चेंजेस आए, उसके अंदर एक एक्सपेक्ट क्या है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। सोशल और सामाजिक और पॉलिटिकल, सामाजिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीति के ग्रुप भी बनने लगे। आया समझ में? उसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऐसे समय में जो 700 और 750, जो सारे 700 to 1750 ईयर है, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आने लगी। ये पीरियड के अंदर, ये जो समय चल रहा था, उससे तब नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। लाइक पर्शियन व्हील्स, क्या आने लगा, पर्शियन लोगों ने व्हील्स ऐसी इरिगेशन करने के लिए पर्शियन व्हील्स, ये है पर्शियन व्हील। क्या है? ये है पर्शियन व्हील, जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए काम आता था। ये जो बड़ा सा व्हील है, ये क्या है, किसने ये चीज़ें किसने लाई, ये चीज़ इंडिया में किसने लाई, कि पर्शिया के लोगों ने। ये जो पर्शियन व्हील है, जो सिंचाई के लिए, खेती के अंदर यूज़ किया जाता है, ये चीज़ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, तभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आने लगी। तो ये है हमारा पर्शियन व्हील। क्या है? ये हमारा पर्शियन व्हील है। लिखा गया कि फिगर से, दैट इज़ पर्शियन व्हील। ये पर्शियन व्हील है। ये पहले इंडिया में ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आने लगी। फिर क्या आने लगा, पर्शियन इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, खेती के अंदर इरिगेशन के लिए हमें यूज़ होने लगा। द स्पिनिंग व्हील मतलब जो कांस्टेंट घूमता रहता है, तो किसके लिए काम लाता है, इन द वीविंग मतलब बुनाई। वीविंग मतलब बुनाई के अंदर जो काम आता था, उसे क्या कहते थे, स्पिनिंग व्हील। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स किसे कहते थे, जो राइफल थी, गन थी, वो सब चीज़ों को क्या कहते थे, फायर आर्म्स। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंडिया के अंदर, धीरे धीरे 700 to 750 के जो 1000 साल का जो डिफरेंस 1000 साल में है, ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें आने लगी। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स। ये बड़े बड़े सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग खाने और पीने की चीज़ें भी आने लगी। क्या आने लगी? खाने पीने की चीज़ें भी आने, क्या होने लगा कि नई नई चीज़ें आने लगी। खाने, न्यू फूड, खाने की चीज़ें, बेवरेजेस, पीने की चीज़ें धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट्स में आने लगी। जैसे कि पोटैटोज़ है, कॉर्न्स है, चिलीज़ है, टी है, और क्या है, एंड कॉफ़ी है। वो सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगी, इंट्रोड्यूस होने लगी। लोग अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग चीज़ें लाने लगे। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। ये सब जो इनोवेशंस है, ये जो नई नई इनोवेशंस है, नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई क्रॉप्स है, वो लोगों के साथ, किसके साथ आने लगी, केम अलॉन्ग विद द पीपल, लोगों के साथ आने लगी। हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल, जो अपने साथ नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ लाने लगे। एज अ रिज़ल्ट है, परिणाम क्या आया उसका, कि दिस वॉज अ पीरियड ऑफ, ये जो पीरियड था, ये जो समय था, 700 to 750 का जो समय था, 1000 ईयर,
1000 ईयर के अंदर क्या क्या हुआ कि ये जो पीरियड था वो इकोनॉमिक मतलब क्या कहा गया है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, क्या कहा है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, सोशल का मीनिंग है सामाजिक, कल्चरल का मीनिंग है सांस्कृतिक। तो क्या होने लगा कि ये जो समय है इसके अंदर जो 700 to 1750 का जो समय है उसके अंदर लोग अलग अलग आने लगे लोग नए लोग आने लगे, नई जगह से आने लगे, नई खाने की चीज़ें आने लगी, नई पीने की चीज़ें आने लगी, नई टेक्नोलॉजीज आने लगी। तो जिससे क्या हुआ कि ये जो पीरियड है, ये जो समय था 700 to 750 ईयर्स, उसके अंदर इकोनॉमिक मतलब हमारी आर्थिक चेंजेस, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक चेंजेस, जो राजनीति में वो चेंजेस आने लगे, सोशल मतलब सामाजिक चेंजेस आने लगे, कल्चरल चेंजेस आने लगे, जो संस्कृति में हमारा चेंज आने लगा। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस। हम ये चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कौन से चैप्टर्स में, 5th, 6th एंड 7th जो चैप्टर है हमारा, वो सब चैप्टर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो समय था उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रमाण में चलना फिरना हुआ करता। चलना फिरना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बसना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। ग्रुप ऑफ पीपल, लोग झुंड में, ग्रुप में, समूह के अंदर बहुत लंबे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे। इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसकी सर्च में, किसकी तलाश में, कि अपॉर्चुनिटी, कि हमें कौन सी जगह पे हमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसी अच्छी चीज़ें हमें मिल जाए जहाँ से हम अपनी जीविका अच्छे से बसर कर सके, चला सके। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड अ इमेंस वेल्थ। उस टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट्स है, मतलब जो भी महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट्स मतलब जो महाद्वीपी जो सब कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, वैसे सब जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, महाद्वीप थे, उनके पास उस टाइम पे बहुत इमेंस वेल्थ, इमेंस मतलब ज़्यादा प्रमाण में वेल्थ था। वेल्थ मतलब जो धन, वेल्थ था। पॉसिबिलिटीज़ थी कि लोग अपनी किस्मत को क्रेव कर सकते, पॉसिबिलिटी थी कि लोग अपनी किस्मत आजमा सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड। एक ऐसा समूह था जो ये टाइम पे, ये जो पीरियड चल रहा था उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट था। कैसा था? बहुत इम्पॉर्टेंट था। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेर द राजपूत। कौन? राजपूत जो लोग थे वो ये समय के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट कहलाने लगे। अ नेम डिराइव फ्रॉम, किससे ये नाम, राजपूत नाम किससे डिराइव हुआ? राजापुत्रा। किससे डिराइव हुआ? राजापुत्रा नाम से ये डिराइव हुआ। द सन ऑफ द रूलर्स, द सन, राजापुत्र मतलब राजापुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का बेटा, सन, तो वो क्या? द सन ऑफ रूलर्स, रूलर्स के, राजा के बेटों। उनसे ये जो एक समाज, एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक समाज का एक नया ही कास्ट शुरू हुआ, दैट इज अ राजपूत। वो बहुत फेमस हुआ ये टाइम पे, ये जो पीरियड चल रहा था उसमें। बिटवीन द 8th and the 14th century, the term who applied more generally the group of warriors who claim क्षत्रियज कास्ट स्टेटस। आया समझ में कि ये जो 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी के अंदर एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, एक क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय कास्ट एक आया। जो ग्रुप ऑफ क्षत्रिय लोग मतलब क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, जो लड़ने वॉरियर्स होते हैं, वो क्षत्रिय कास्ट बड़ी, एक राजपूत और एक क्षत्रिय, दो कास्ट उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट कहलाती थी। ये दो कास्ट ऊपर आया समझ में। और ये जो क्षत्रिय कास्ट का जो स्टेटस था उसके अंदर अ टर्म इंक्लूड, ये टर्म के अंदर कौन सी चीज़ें आने लगी, कौन से लोग गिनाने लगे? नॉट जस्ट रूलर्स और शेफ्टन्स मतलब मुखिया, खाली राजा और शेफ्टन्स नहीं, बट ऑल्सो सोल्जर्स जो हमारी आर्मी थे और कमांडो है, हु सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ द डिफरेंट मोनार्च मतलब सम्राट, अलग अलग सम्राट, अलग अलग जो हमारे राज्य थे उसके जो सम्राट थे, वो सम्राट के अंदर जैसे कि सोल्जर्स है, कमांडोज है, मुखिया थे, रूलर्स थे, वो सब किस में गिनाने लगे? क्षत्रिय में गिनाने लगे, राजपूत के अंदर गिनाने लगे।
who serve in the armies of the different monarchs all over the subcontinent. The chivalry code of conduct, the chivalry code of conduct उसका मतलब क्या होता है? एक आचार संहिता, एक आचार संहिता, एक क्या था? एक आचार संहिता। चिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? कि ये जो क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय कास्ट, वो लोगों को कैसा माना जाता था कि एक्सट्रीमली वेलर, एक्सट्रीमली वेलर, वेलर का मतलब क्या होता है? वीरता, कि वो बहुत बहादुर थे, वीर थे, बहुत बड़े बहादुर थे। एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ईमानदार कास्ट थी, वैसे गिना जाता था। वेयर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू द राजपूत बाय द पोएट्स एंड ब्रेड। आए समझ में कि जो राजपूत और क्षत्रिय धर्म है उसके अंदर कौन से पहले तो लोग आने लगे कि राजा और मुखिया ही नहीं, पर उसके अंदर आर्मीज, जो हमारे कमांडोज है, जो अलग अलग जगह पे लड़ते थे, अलग अलग रूलर्स के लिए लड़ते थे, वो सब किस में गिनाने लगे? राजपूत और क्षत्रिय धर्म में। पर ये दो धर्म है, ये जो कास्ट है, उसको कैसा जाना जाता था? कैसे पोएट लोग, वहाँ के उस टाइम के कवि लोग कैसे वो कास्ट को, वो धर्म को कैसे देखते थे? कि वो लोग कैसे है? एक्सट्रीमली वेलर, एक्सट्रीमली वेलर मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर, और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी मतलब बहुत ही ईमानदारी। ये क्वालिटीज़, ये खूबी थी राजपूत के अंदर, जो हमेशा पोएट और ब्रेड्स कहा करते थे। और अदर ग्रुप, और एक ग्रुप आने लगा, अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठास, मराठास आए, सिख आए, जाट्स आए, ओहोम्स आए, कयास्था आए, अ कास्ट ऑफ स्क्रिबर्स एंड सेक्रेटरीज। जो सेक्रेटरीज और स्क्रीबर्स थे ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। ये लोग, ये जो अलग अलग और जो दूसरी कास्ट थी, जैसे कि मराठास है, सिख है, जाट्स है, ओहोम्स है, ये सब लोगों भी ये जो टाइम पीरियड चल रहा था उसके अंदर पॉलिटिकली, राजनीति के अंदर इम्पॉर्टेंट आने लगे, इम्पॉर्टेंट कहलाने लगे।